आप सभी बच्चों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर वेक्टर के बारे में कर चुके हैं। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड्स को पढ़ेंगे, है ना। कुल मिला करके रियल टाइम निकालना चाह रहे हैं हम लोग उस वेक्टर का। तो एनालिटिकल मेथड जो है वेक्टर एडिशन का, है ना, उसमें से आपका एक मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसके हेल्प से हम लोग कोई भी वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कहता है इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड, है ना, आर represented by in magnitude and the direction by the two sides of a triangle taken in order, then resultant vector will be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle in opposite order। ये जो स्टेटमेंट्स है कि two vectors acting at a point at same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then resultant vector will be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle in opposite direction। ये है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट। देखिए इस स्टेटमेंट को हम कैसे यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका ये ए है और एक वेक्टर आपका बी है, दोनों लग रहा है किसी एक पॉइंट पे, है ना। पॉइंट मान लेते हैं ओ और एंगल क्या हो रहा है इसका, थीटा एंगल है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में डालेंगे। ऑर्डर में मतलब टेल हेड टेल हेड टेल हेड में इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। आपका ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया आपका यहां से जितना मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में इसको रखें, और जितना मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में उसी को यहां उठा के इसको रखते हैं, है ना। ये हो गया आपका बी वेक्टर। Taken in order, if two vectors are represented by the two sides of the triangle, taken in order मतलब tail to head, तो जो थर्ड साइड होगा दैट इज रिजल्टेंट, वो क्या बोला गया है,
कि रिजल्टेंट होगा उस ट्रायंगल का थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो क्या होगा, ऑपोजिट उन ऑर्डर में होगा। जैसे देखिए ये टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड होना चाहिए था, लेकिन रिजल्टेंट देखिए तो यहाँ से इसका ऑर्डर इधर से जा रहा था ना, उसको अपोज कर रहा है, ये टेल टू हेड इस डायरेक्शन में है। स्टेटमेंट यहाँ देखिए, है ना, यही होगा इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। लेकिन अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, है ना, उसी चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं, वही है एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंड करते हैं और यहां से एक नॉर्मल डालते हैं। यहां कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो हम ये मान के चलते हैं ये O है ना, और आपका ये P है, ये Q है ना, और इसको मान लेते हैं हम T पॉइंट, ये है। तो R का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, या क्योंकि देखिए अगर आप ट्रायंगल ओ टी क्यू का बात करते हैं तो इसमें आपको अगर क्यू टी का वैल्यू पता हो, अगर आपका ओ टी का वैल्यू पता हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर का मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का स्क्वायर प्लस यहाँ का स्क्वायर कर सकते हैं पाइथागोरस बेसिस पे। लेकिन ओ टी का जो लेंथ है उसमें मेरा ओपी तक का ही वैल्यू सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड है, लेकिन पी से टी का वैल्यू क्या हमको पता नहीं है, उसको निकालना होगा, और क्यू टी का भी वैल्यू पता नहीं है, उसको भी निकालना होगा। अच्छा यहां देखिए तो दोनों वेक्टर को कितना हम एंगल माने थे, दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको कितना मान लें अल्फा, अल्फा एंगल मान लें। मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा या होगा उसका डायरेक्शन किसी भी एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में कितना एंगल पे होगा, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन हमको एक रिस्पेक्ट में पता चल रहा है अल्फा है। अब यहां देखते हैं कि अगर हम ट्रायंगल, है ना, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू टी का से भी बात करते हैं तो आपको देखिएगा तो ये वाला वैल्यू निकालना है, तब तो यहां से यहां तक का वैल्यू निकलेगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, ये वाला प्लस ये वाला, तो यहां से यहां तक का वैल्यू तो आपका ए का मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहां से तक का वैल्यू पता नहीं, तो ये वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर आप ट्रायंगल पी क्यू टी का बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में देखिए तो यहाँ थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा बेस है, बेस निकालना है, तो क्या होगा आपका कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब पीटी, पीटी बाय पी क्यू, पी क्यू, तो क्या हो जाएगा आपका पीटी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू क्या है मेरा पी क्यू मल्टीप्लाई होगा ना cos थीटा का साथ, पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी से क्यू का डिस्टेंस क्या है मेरा, ये बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, लेंथ है, और ए से पी का क्या है मेरा, ये मेरा, और रुकिए इसको पहले हटा लेते हैं, ये मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है जो कि मेरा ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मेरा ये, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मेरा ये भी, तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, आपका पीटी का वैल्यू आ गया, है ना। देयरफॉर अगर हम ओटी का बात करते हैं तो ओटी इक्वल टू क्या है, ओपी प्लस पीटी, ओपी प्लस पीटी, ओपी का वैल्यू कितना है ए का मैग्नीट्यूड, और पीटी का वैल्यू कितना है आपका बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना। तो ओटी का वैल्यू आपका है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, एंड
एंड देखिए अगर आपको QT का वैल्यू निकालना है तो इस ट्रायंगल में आपका P पॉइंट पे एंगल है थीटा, सामने वाला जो हो गया P हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टी क्यू बाय पी क्यू, टी क्यू बाय पी क्यू। तो टी क्यू का वैल्यू निकालना है तो टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी क्यू का वैल्यू कितना है आपका? बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। टी क्यू इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया, दिया है तो आपको टी क्यू मिल गया, आपको ओटी भी मिल गया। अब देखिए तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं ओ टी क्यू, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं कौन ट्रायंगल? ओ टी क्यू, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही करते हैं। Therefore, from triangle O T Q क्या होगा आपका? तो O से Q यानी ओ क्यू का स्क्वायर पाइथागोरस के बेसिस पे ओ टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर, है ना। यहां क्या है? ओ क्यू का स्क्वायर मतलब ओ क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल्टन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर चल जाएगा तो रूट अंडर में। ओटी का वैल्यू कितना है आपका? देखिए तो ए प्लस बी, है ना, वेक्टर हो गया ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, cos थीटा प्लस टी क्यूब क्या क्या हो जाएगा आपका? बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ओटी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये सब दोनों वैल्यू कहां से लिखे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां आप लोग डाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इधर साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे। अब इसको सिर्फ क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। यहां हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a आपका ये हो गया और b आपका ये हो गया, b के रूप में cos थीटा भी है। और यहाँ क्या होगा? प्लस यहाँ पर क्या है? b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा? ये रूट अंडर। यहां से क्या आ रहा है आपका? r का वैल्यू देखिए तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में अगर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है 1, है ना। तो आपका क्या आ रहा है? रूट अंडर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा। ये आपका मोस्ट जनरल फॉर्म है किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और जनरल फॉर्मूला है ना। तो ये हमको मिल गया ट्रायंगल और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बेसिस पे। हमको इसमें क्या करना होगा? जब भी दो वेक्टर का, है ना, एडिशन करने पे जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है
तो क्या करना पड़ेगा, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का एंगल, यहाँ जो थीटा है ना, ये दोनों के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस तरह आप रिजल्टेंट दो वेक्टर का निकाल सकते हैं अगर वो एडिशन हो रहा है उस केस में। अब आगे हम लोग इसमें और एक चीज देखेंगे, है ना। पहला, दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। दूसरा को भी देखने से पहले हम लोग और एक चीज कर लेते हैं कि अगर आप यहां देखेंगे, ये तो आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, देखिए डायरेक्शन मतलब क्या है कि रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना करके वो रिजल्टेंट है, वही एंगल आपको निकालना है बस, है ना। तो देखिए, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो आपका वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, p बाय b, है ना। फ्रॉम ट्रायंगल ओ टी क्यू में tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, p बाय b, मतलब टी क्यू बाय ओ टी, तो क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा इक्वल टू टी क्यू कितना है मेरा, निकाले थे, देखिए तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाय ए वेक्टर प्लस b वेक्टर का cos थीटा, है ना। तो ये फार्मूला यूज होगा जब आप रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने चाह रहे होंगे उस केस में, कि कितना एंगल पे ए के साथ, कितना एंगल पे ये हमारा ए वेक्टर है, उसके साथ कितना एंगल पे मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका एंगल को निकालने का ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप लोग में ये शायद सवाल आ सकता है कि सर tan अल्फा क्यों हम यूज किए, साइन अल्फा क्यों यूज किए। तो साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा मतलब क्या होगा, p बाय h। आपको r निकालना है, जब दो वेक्टर दिया हुआ हो तो आपको r निकालना है। r तो आपका दिया हुआ नहीं रहेगा ना। तो मैक्सिमम हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं किसी भी फिजिकल फैक्टर का, जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो उस फॉर्मेट में रहता है जिससे कि दिया हुआ वैल्यू से ही अननोन वैल्यू को निकाला जा सके। तो यहां आपका दिया क्या है, a और b, इसलिए a और b के टर्म में यदि हम फार्मूला निकालना चाहते हैं किसका, डायरेक्शनल रिजल्टेंट के लिए, इसलिए हम क्या किए कि इधर का वैल्यू तो मेरा b के रिस्पेक्ट में, इधर का वैल्यू आपका a और b के रिस्पेक्ट में है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, इसलिए tan अल्फा लगा करके इसको हम लोग ड्राइव किए। नेक्स्ट देखते हैं इसका, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। इसमें भी स्टेटमेंट वही है, बस वहां ट्रायंगल के जगह में यहाँ पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा, बस कुछ नहीं। क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल और एट ए बॉडी एट द सेम टाइम आर represented by the two sides of a parallelogram, two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal will represent the direction and magnitude of
द पैरेललोग्राम ऑफ द टू वेक्टर्स। ये स्टेटमेंट इसका है। तो स्टेटमेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना। उतना लंबा मैं नहीं जाता हूं, मैं ये काम करता हूं कि इसको हम यहां दिखाने का कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, आपका ए वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका बी है। कह रहा है क्या कि अगर दो वेक्टर, इसको क्या कहते हैं, पैरेलली यहां शिफ्ट करते हैं इसे, और इसको भी पैरेलली यहां शिफ्ट करते हैं, मतलब ए भी आपका बी वेक्टर ही है और ये आपका ए वेक्टर है। तो क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम जो बना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कीजिए, याद रखिएगा, उसमें क्या बोला था कि दो वेक्टर यदि किसी एक पॉइंट पे लग रहा है तो उसको टेकन इन ऑर्डर में लेते हैं। तो ए ले लिए यहाँ और बी को लेंगे क्या, इसका हेड से, है ना, यहाँ तक। तो देखिए, तो अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लेंगे तो ये वाला लाइन आएगा आपका, जो कि रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा आपका ए प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि ये इस ऑर्डर में है। तो वेक्टर के रूप में अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, सिंपल दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर दिए, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो तब के केस में क्या है ना, वो करना है आपको। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, तो आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इस पैरेललोग्राम को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, टू एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, दो वेक्टर ए एंड बी। तो कहता है क्या कि जब भी दो वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, पार्टिकल पे लगता है सेम टाइम पे, और दोनों वेक्टर को यदि आप किसी पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहते हैं, तो उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम है, तो उसका जो डायगोनल होगा, है ना, डायगोनल तो ये भी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल है वही दिखाएगा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट और डायरेक्शन को। केस क्या है कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, चाहे वो ए का हो बी का हो, तो वही पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसका होगा, रिजल्टेंट का भी, इसलिए यही वाला डायरेक्शन आपको दिखा है। अब अगर यदि हम यहाँ इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, है ना, ये अगर यदि हम यहाँ आर का रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो देखिए, तो फिर वही ट्रायंगल वाला कंडीशन यहाँ आ रहा है कि यहाँ एक ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ 90 डिग्री होगा, है ना। ये मेरा ऑलरेडी मेरा क्या है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये मेरा बी साइन थीटा आ जाएगा, ये बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा यहाँ का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा। फिर राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का स्क्वायर प्लस यहाँ का स्क्वायर करेंगे, तो ड्राइवेशन जो इसमें भी आएगा आपका, ड्राइव करके जो आएगा वो यही आएगा जो हम लोग ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन में लाए थे, जो लोग ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन पे लाए थे वही आएगा, दूसरा आपका नहीं आएगा, वही आएगा रिजल्टेंट। उसी तरह पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन भी है, बेसिकली हम लोग इतना देखते हैं और उसके बाद उसको ऑर्डर में लेकर के और आगे प्रोसीड करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिए, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन देख लिए। ये जो आपका फार्मूला आया है, ये जो फार्मूला आया है आप लोगों के पास कि रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास जो फार्मूला आया है वो क्या आया है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, है ना। क्या करते हैं कि इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, कोई भी डेरिवेशन करने के बाद जो फार्मूला हम लोगों को मिलता है उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत जरूरी है उसको एनालिसिस करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका कंक्लूजन निकलेगा, उसी के बेसिस पे आप कंसेप्ट को डेवलप कर पाएंगे, ताकि डिफरेंट टाइप का एनालिटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पहला केस है ना, ए और जो बी वेक्टर है ना, देखिए ध्यान दीजिए, ए और जो बी वेक्टर है
दोनों का मैग्नीट्यूड को हम फिक्स रखें। क्या किए, दोनों का मैग्नीट्यूड को हम फिक्स रखें, दोनों का मैग्नीट्यूड फिक्स रखें, लेकिन दोनों को एक्ट हम अलग अलग एंगल पे कर सकते हैं कि दोनों को एक ही दिशा में लगाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 0, दोनों को 90 डिग्री पर लगाएंगे तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट लगाएंगे तो 90 एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, अगर हम ए और बी को फिक्स करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, उसका वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करते हैं, तो फिर ये जो वैल्यू है सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे, है ना, कि थीटा दोनों के बीच में कितना रहेगा तो क्या वैल्यू आएगा रिजल्टेंट का, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज पे डिपेंड करेगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ देखने चाह रहे हैं। जैसे पहला केस में व्हेन थीटा जो रहेगा आपका क्या रहेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा में एक्ट कर रहा है, मतलब बी भी आपका इसी दिशा में आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आपका एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में देखते हैं आर का वैल्यू क्या आता है। तो आर का वैल्यू देखिए क्या आता है, 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट अंडर जो पहले से है वो आपका रूट अंडर रहेगा। हो सकता है कोई बच्चा को समझने में दिक्कत हो, सुनिए मेरा बात। थीटा का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तो 1 आ चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से हमको क्या मिला, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर खत्म, तो a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, सिंपल, ये आपका वैल्यू होगा। और ये वैल्यू जो होगा ना, आप दो वेक्टर को अलग अलग दोनों के बीच का एंगल रख करके लगा सकते हैं, है ना, जैसे ऐसे लगाए ऐसे लगाए ऐसे लगाए, 90 डिग्री पे लगाए, 120 पे लगाए, 180 पे लगा दिए। तो अलग अलग ओरिएंटेशन पे दो वेक्टर क्वांटिटी को लगाने की वजह से जो आपका रिजल्टेंट आएगा सबका अपना अलग अलग आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग एंगल पे हम एनालिसिस करने चाह रहे हैं कि कब रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, है ना। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, किसी ब्लॉक को, किसी बॉक्स को दो आदमी अगर एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहा है ना, जैसे दो आदमी मान लीजिए ये भी धक्का इसी डायरेक्शन में दे रहा है, इसी डायरेक्शन में ये भी धक्का दे रहा है, तो बॉक्स ज्यादा स्पीड से, है ना, या एक्सेशन के साथ मूव करना शुरू करेगी, या तो मूव करने का कोशिश होगा। लेकिन अगर दोनों आदमी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को धक्का मारे, तो बॉक्स उसी डायरेक्शन में जाने चाहेगी जिसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी कि जिसका फोर्स जिस डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो जाना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, जैसे मान लीजिए इधर 20 न्यूटन अप्लाई कर रहा है और इधर 7 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो 20 में 7 जाएगा तो 30 न्यूटन बचा, तो 30 न्यूटन जो फोर्स बच रहा है वो किसके डायरेक्शन में बच रहा है, इसके डायरेक्शन में बच रहा है, तो उसी डायरेक्शन में वो मोशन करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में से धक्का मारता है, तो 20 प्लस 7 27 न्यूटन फोर्स के साथ वो बॉक्स मूव करती है। इसका मतलब हम लोग को ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट हमको फोर्स का हो या वेलोसिटी का हो तभी मिलेगी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे। तो ऐसे केस में हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा ऐसे केस में। इसको कैसे दिखाएंगे, है ना, इसको कैसे दिखाएंगे, इस सेम डायरेक्शन पे आपका एक्ट कर रहा है। जैसे देखिए आपका ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया आपका
बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का मिल करके, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड का सम लिखे हैं ना, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा रिजल्टेंट का, है ना। टोटल लंबाई कितना हो जाएगा रिजल्टेंट का, जितना लंबा ये है और जितना लंबा ये है दोनों का मिला करके आपका ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ये प्लस ये। तो नंबर में भी करके दिखा दिए हैं। और थीटा पे ध्यान देखिए, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो और सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, तो वैसे में रिजल्टेंट हमको कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस सब पॉइंट को, न्यूमेरिकल्स बनाने में ये सब कंसेप्ट आपको यूज होगा, है ना। चलिए और दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट में है व्हेन थीटा जो होगा आपका 90 डिग्री, थीटा जो होगा आपका 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर आपका ए इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखिए तो पैरेलल यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये होगा इसका रिजल्टेंट, जो कि क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पर रूट अंडर, जो कि देखिएगा अभी जनरल फॉर्मूला से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पर रूट अंडर इक्वल टू रिजल्टेंट होगा। ये वेक्टर के रूप में तो सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर के रूप में निकालना तो सिंपल ऐड हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना है तब क्या करना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला अभी ही लाए थे क्या, कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, 2a का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अब बताइए तो यहाँ कॉस कितना लिखाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे ये क्या होगा 0, तो टोटल खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही वाला पोर्शन बचेगा। तो आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है आपका ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पर रूट अंडर। तो ये आया आपका 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे आपका ये आया। चलिए 180 पे भी देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आया तो मिनिमम वैल्यू भी होगा, मैक्सिमम वैल्यू आया तो मिनिमम वैल्यू भी होगा, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग एनालिसिस करते हैं, व्हेन थीटा कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ऊपर में देखिएगा ना, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए तो यहाँ अगर यहाँ जो मेरा आर का वैल्यू निकाले हैं, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू डालेंगे -1 आ जाएगा यहाँ, तो क्या लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ लिखाएगा -2ab लिखाएगा, है ना, -2ab लिखाएगा, है ना। तो क्या करेंगे इस केस में r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बस। तो यहाँ से r जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा आपका, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर हट जाएगा, तो सिर्फ आएगा आपका क्या a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम हुआ था जब दोनों का एडिशन हुआ था, तो मिनिमम क्या होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन पे हो रहा है। ये जो आपका आ रहा है ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है ये आपका मिनिमम, है ना, मिनिमम रिजल्टेंट है, मिनिमम रिजल्टेंट। इसको अगर हम यहाँ दिखाना चाहेंगे
और अगर वेक्टर आपका ये ए है और यहीं से एक वेक्टर आपका बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, है ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो देखिए तो इतना लंबा में से इतना घट जाएगा, इतना घटाएंगे मतलब कितना, इतना ही बचेगा ना, और ये जो बचेगा वो क्या होगा आपका, इतना लंबा वाला अगर घट जाएगा तो इतना ही बचेगा, मतलब ये हो गया आपका इसका रिजल्टेंट, सिर्फ इतना ही रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट जो किया होगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा इससे माइनस भी लेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन का बात कर रहे थे, यहाँ माइनस कहाँ से आ गया आप तो समझ सकते हैं। तो प्लस हम क्या करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हमने लिए ये, तो कुल मिला के क्या लिखा गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी लगता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है वेक्टर, और रिजल्टेंट हमको ये मिला। तो इतना हम लोग एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग एक कम से कम एक न्यूमेरिकल्स इसको करके देखते हैं। न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, चलिए इसी जो अभी पढ़े इसी कंसेप्ट पे हम लोग न्यूमेरिकल करके देखते हैं। 2 forces 20 Newton and 5 Newton are acting at an angle. Example: 2 forces 20 and 5 Newton are acting. 20 Newton and 5 Newton are acting at an angle of 120 degree. At an angle of 120 degree to each other. Find the resultant force in magnitude and direction. देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि दिया क्या क्या वैल्यू है ना। तो सॉल्यूशन जब भी करना हो कभी भी न्यूमेरिकल्स का, तो हमेशा देखना है दिया क्या है, गिवन। शुरू में जब आप पढ़ने शुरू करते हैं तो हमेशा लिखना है जरूर कि दिया क्या क्या है और क्या निकालना है। दिए हुए चीज से निकालने हुए चीज की तरफ कौन सा ऐसा ब्रिज है, यानी कि फार्मूला है, मेथड है, तरीका है, उसको आपको सोचना है। और ये जो मेथड है जो आपके दिमाग में आएगा कि दिया हुआ वैल्यू है, तुमको निकालना कैसे है दिया पूछा हुआ वैल्यू को, ये आपको अचानक नहीं होगा, इसको आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा समझ में कि कब क्या तरीका लगाएंगे और क्या मेथड लगाएंगे, ताकि मेरा जो क्वेश्चन है जिस वैल्यू को पूछा गया वो कैसे निकालना है। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ दो है ना आपका 2 फोर्सेस, मान लेते हैं कि आपका एक F1 फोर्स आपका दिया है 20 न्यूटन और F2 फोर्स दिया है आपका दिया है आपका 5 न्यूटन। थीटा दिया है कितने दोनों के बीच का 120 डिग्री। पूछा क्या है आपको, रिजल्टेंट। तो अभी हम लोग पढ़े क्या कि रिजल्टेंट यदि हम किसी भी दो वेक्टर का निकालते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, है ना, ये सब क्या है, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, F2 क्या है, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो A का स्क्वायर लिखे थे ना, उसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस
F2 वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 वेक्टर और दोनों के बीच का cos थीटा एंगल। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो F1 का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2। F1 का भी कितना है 20 और F2 का कितना है 5। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो sin 30 डिग्री के बराबर होगा, है ना। मैथ में आप लोग पढ़ते ही होंगे, लिख ही देते हैं। चलिए cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का देखिए कैसे कर सकते हैं हम। cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा मतलब 30। ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि फंक्शन चेंज करेगा और क्या होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये क्या हुआ, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका p बाय मतलब हो जाएगा आपका 1/2, 1/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये होगा 400 प्लस 25 प्लस यहाँ तो 1/2 डालाएगा तो क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो 20-25 और प्लस नहीं हुआ क्या होगा आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए नहीं माइनस है ना, ये क्या आपका माइनस हो जाएगा और इस पर क्या आ गया ये रूट अंडर। अब फिर आगे देखते हैं क्या होता है, वैल्यू कितना आ रहा है आपका 4 समय तो 325 300 मतलब 325 पर रूट अंडर, जो कि लगभग आपका 18 पॉइंट आपका 18.03 न्यूटन आएगा। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हम लोग निकाल लिए। अब क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन भी निकालने बोला है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोग देखे थे ना, है ना, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में क्या होगा कि tan अल्फा करेंगे, तो tan अल्फा तो क्या था b sin थीटा, b मतलब f2 आपका कितना है 5 sin थीटा मतलब sin 100 लिख ही देते हैं, sin 120 डिग्री बाय a का कितना है तो 20 है मतलब f1 प्लस f2 cos थीटा मतलब 5 और यहाँ कितना आ जाएगा cos 120 डिग्री। यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, sin 120 डिग्री का वैल्यू होता है sin 30 डिग्री के बराबर, नहीं sin के बाद cos हो जाता है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू √3/2 ऊपर में हुआ, नीचे में हो गया आपका 20। अब देखिए यहाँ अभी जस्ट निकाले थे ना, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना आया था आपका माइनस में आया था, -5 इंटू 1/2
कितना आएगा वैल्यू इसका? इसका वैल्यू आएगा आपका 0.247। इतना वैल्यू है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे तो 10 इनवर्स 0.247, ये हो गया आंसर आपका। इसका वैल्यू करीब करीब आपका जो अल्फा का यहाँ जो 10 इनवर्स 0.247 का वैल्यू निकालना हो तो अल्फा का वैल्यू आपका आएगा वही लगभग मान सकते हैं 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री मान सकते हैं। तो रिजल्टेंट जो है वो आपका जो 20 न्यूटन फोर्स है उसके साथ आपका कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री। अगर इसको दिखाना हो जिस तरह क्वेश्चन था उस हिसाब से आपका मान लेते हैं ये मेरा F1 है, ये मेरा F1 है इस डायरेक्शन में, तो F2 किस डायरेक्शन में है, इसके साथ 120 डिग्री है ना एंटी क्लॉकवाइज में, ये हो गया आपका। अच्छा चूंकि ये मेरा 5E है, इतना ही डालते हैं, ये हो गया मेरा F2, दोनों के बीच में एंगल हुआ 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो इसी के पैरेलल यहां डालते हैं। अब इसको ज्वाइन कीजिए यहाँ, देखिए यहाँ जो अल्फा बन रहा है वो कितना बन रहा है 15 डिग्री। रिजल्टेंट कितना है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 18.03 आया। यहाँ का वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था 20 न्यूटन और इसका वैल्यू कितना था 5 न्यूटन। तो ज्योमेट्रिकली भी आप इस चीज को ऐसे दिखा सकते हैं। क्या बताना चाह रहा है, चलिए इसको हो गया। अब हम लोग देखते हैं और एक चीज कि मान लिया जाए रिजल्टेंट जो आपका है वो 0 आ जाए, उस केस में क्या होगा। तो जब भी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो, है ना, तो उसमें से जैसे मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फिर रिजल्टेंट तो 0 होना ही होना है ना। कैसे देखिए, अगर दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड में एक दूसरे को ऑपोजिट लग रहा है तो a माइनस बी बराबर बराबर हट जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अभी जो हम लोग 0 रिजल्टेंट में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें से हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं, है ना, कि अगर 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर जीरो रिजल्टेंट का केस का बात कर रहे हैं, मान लेते हैं 3 कोप्लानर एंड को इनिशियल वेक्टर, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लग रहा है, एक वेक्टर लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में। तो अगर इसको हम लोग एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना, अगर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मान लेते हैं आपका एक वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपका सी है। थोड़ा सा लंबा रहता है तो देखिए इसको अरेंज करके क्या मिलता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उतना ही उसी डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दिए इतना। उसके बाद इसको अरेंज कर रहे हैं उसी के पैरेलल उसी के डायरेक्शन में उतना ही लंबा। थोड़ा सा इसको देखिए, और उसके बाद इसको इसी के डायरेक्शन में उतना ही लंबा। क्या हुआ, टेकन इन ऑर्डर में लिए टेल टू हेड
फिर टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड। आपका वेक्टर हो गया ये, वो उतना ही लंबा है और उसी डायरेक्शन में है जितना ये था। ये आपका वेक्टर हो गया बी, उतना ही लंबा है उसी डायरेक्शन में, लंबा मतलब मैग्नीट्यूड। और ये आपका सी। अगर नंबर ऑफ वेक्टर कभी भी उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ अगर भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर में, और इनिशियल जहां से वो शुरू हुआ था और उसका लास्ट वाला जो वेक्टर का हेड है वो दोनों अगर आपका कंसाइड कर गया तो रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं यही जीरो रिजल्टेंट के केस में ही हम लोग एक चीज पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? इसको लेमिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैकेनिक्स में, है ना। इसका यूज बहुत जगह होता है, इसलिए इसको ध्यान देना है बढ़िया से और सीखना है। चलिए लेमिस थ्योरम देखते हैं, है ना। लेमिस थ्योरम क्या कहता है? देखिए, इफ थ्री फोर्सेस are acting on a body are थ्री फोर्सेस में यहाँ डाल देते हैं थ्री को प्लानर एंड को इनिशियल। If three coplanar and coaxial forces are acting on a body are in equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि थ्री फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है या तो मोशन नहीं कर रहा है। एक्सेलरेट नहीं कर रहा है या तो मोशन नहीं कर रहा है। कहने मतलब कि अगर थ्री डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, जो तीनों जो फोर्सेस है वो क्या कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर को इनिशियल हो मतलब किसी एक कॉमन पॉइंट से तीनों पास भी कर रहा हो, वो इनिशियल बोलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बॉडी मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही, वही है आपका क्या इक्विलिब्रियम। देन, है ना, देन द magnitude of each force are proportional to the sine of the angle between other two forces। ये तो स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि इफ थ्री कोप्लानर एंड कोइनिशियल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, है ना, कॉमा आर इन इक्विलिब्रियम मतलब कौन इक्विलिब्रियम हो रहा है? बॉडी। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे देखेंगे, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग कैसे इसको देखते हैं। चलिए अभी जस्ट क्या किए थे,
अभी जस्ट हम लोग ऊपर में किए क्या कि एक फोर्स इधर माने, एक फोर्स इधर माने और एक फोर्स इधर माने। इसी को हम लोग क्या किए थे, यहाँ दिखाने का कोशिश किए। यहाँ देखिएगा, ये मान लेते हैं आपका फोर्स ए है इधर, आपका ये फोर्स बी है इधर, आपका ये फोर्स सी है इधर। तो ए के ऑपोजिट यहाँ क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट को बाद में देखें। यहाँ वाला को हम मान लिए हैं अल्फा एंगल, यहाँ का मान लिए हैं बीटा एंगल और यहाँ का मान लिए हैं गामा एंगल। अल्फा एंगल क्या है, बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल है। बीटा एंगल क्या है, ए और सी के बीच का एंगल है। और गामा एंगल क्या है आपका, ए और बी के बीच का एंगल। इसी को हम लोग यहाँ ट्रायंगल के रूप में दर्शाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो ए है ना, ए के डायरेक्शन में कौन है आपका, ये है ना। तो यहां हम ले लेते हैं ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। सी के डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपका ए और बी के वेक्टर के बीच में जो एंगल है गामा है। यहां देखिए तो ए और बी के बीच में मेरा ये वाला हो गया ए वेक्टर, जिसको हम एक्सटेंड कर दिए इधर। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया यहाँ आपका, गामा। उसी तरह बी और सी के बीच का एंगल कितना है आपका, अल्फा। बी को एक्सटेंड करते हैं यहाँ, ये हो गया आपका अल्फा। और आपका जो बीटा है वो आपका ए और सी के बीच का एंगल है। तो हम यहाँ सी को एक्सटेंड किए, तो यहाँ का हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, है का हो गया गामा। ये जो लंबाई है ये किसके बराबर होगा, ये जो लंबाई, आप ये ट्रायंगल को हम मान लेते हैं क्या, पी क्यू आर ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल है। इसमें से देखिए तो ये जो हम ट्रायंगल का जो लंबाई लिए किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब ये जो लंबाई ली है लेंथ इसका, ये क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड ही तो होगा। ये इसका जो लंबाई हम लाइन लिए ये क्या है मेरा, सी का मैग्नीट्यूड तो ही है ना। और ये वाला आपका हो गया ए का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया सी का मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको इस रूप में देखते हैं कि साइन लॉ के बेसिस पे, है ना, लेविस थ्योरम में साइन लॉ है ना, फ्रॉम साइन लॉ। साइन लॉ में क्या बोलता है कि यहां का जो एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां का जो एंगल होगा वो उसका, यहां का जो एंगल होगा है ना, उसका क्या होता है, साइन ऑफ दिस एंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू द, उस एंगल के सामने वाला साइड के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना। साइन लॉ आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ में पढ़िएगा 11th में कि साइन लॉ क्या है। क्या कहता है कि कोई भी मान लीजिए ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ऐसे है, मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। अगर आपका यहां से यहां तक का लंबाई मान लेते हैं ये ए है, यहां से यहां तक का लंबाई मान लीजिए ए है, और यहां से यहां तक का लंबाई मान लीजिए बी है, और यहां से यहां तक का लंबाई मान लीजिए सी है। तो साइन लॉ में क्या स्टेटमेंट है कि कोई भी ट्रायंगल में जो एंगल होगा किसी दो साइड के बीच में, वहां का साइन ऑफ दिस एंगल किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके सामने वाला साइड के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यहां का साइन ऑफ एंगल, यहां का जो एंगल है उसका साइन ऑफ दिस एंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू द
लेंथ ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब फ्रंट ऑफ द दिस थीटा, है ना। यहां जो आपका एंगल है इसका साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, यहां से यहां तक का लंबाई के बराबर होगा, यही कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम थीटा वन का बात करेंगे तो साइन थीटा वन प्रोपोर्शनल टू ए, साइन थीटा वन प्रोपोर्शनल टू ए, उसी तरह साइन थीटा टू प्रोपोर्शनल टू बी, उसी तरह साइन थीटा थ्री प्रोपोर्शनल टू सी। प्रोपोर्शनलिटी में देखिएगा, अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं ना कि साइन थीटा वन बाय अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बाय अल्फा, कहाँ से आया यार, ये ना है ए, उसी तरह आपका यहाँ भी हो जाएगा क्या, ए बाय साइन थीटा वन इक्वल टू सी। तो या तो आप साइन थीटा वन बाय ए लिखिए या तो ए बाय साइन थीटा वन लिखिए, कुल मिला के कॉन्स्टेंट ही आएगा। उसी तरह इधर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका साइन लॉ है। तो साइन लॉ के बेसिस पे अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो क्या होगा आपका, तो सबसे पहले लिखिए क्या, ए, है ना। ए मतलब आपका पी आर, तो पी आर बाय पी आर के सामने में एंगल यहां जो होगा, है ना, ये वाला एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। उसी तरह यहाँ का एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस गामा होगा। यहाँ का एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस बीटा होगा। तो हम लोग लिखते जाते हैं यहाँ का साइड, और इसी के सामने वाला जो ऑपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसका साइन लेंगे। तो साइन हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी आर के बाद पी क्यू में लेते हैं, तो पी क्यू बाय क्या हो जाएगा आपका, अगर पी क्यू ले रहे हैं तो यहां लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू, अगर हमको लेना होगा क्यू आर क्या हो जाएगा आपका साइन 180 माइनस गामा, यही है साइन लॉ से। तो बताइए प्रत्येक साइड जो है उस ट्रायंगल का वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो पी आर इक्वल टू मान लेते हैं क्या, फोर्स हम क्या मानेंगे, है ना, फोर्स मान लिए क्या ए, है ना, फोर्स मान लिए क्या वहां ए। या तो ये काम कर सकते हैं यहाँ कि प्रत्येक साइड को हम ए बी सी किए हैं, है ना, तो यही मान लेते हैं। तो पी आर हो गया ए का मैग्नीट्यूड बाय, इसका देखिए तो वैल्यू क्या आएगा, साइन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो क्या आ गया साइन अल्फा, बी वेक्टर है क्या हो गया साइन बीटा, सी वेक्टर साइन गामा। अब चूंकि लेमिस थ्योरम में स्टेटमेंट था कि इफ थ्री कोप्लानर एंड कोएक्सियल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, है ना, एंड द बॉडी if body exists in equilibrium condition, then the each forces are will be proportional to the sine of the angle between opposite two forces। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर फोर्स मानते हैं तो मान लेते हैं कि F1 फोर्स बाय साइन अल्फा, F2 फोर्स बाय साइन बीटा, है ना, F3 फोर्स बाय साइन गामा।
ये है आपका लेमेस थ्योरम, ये है आपका लेमेस थ्योरम, ये है आपका लेमेस थ्योरम। तो लेमेस थ्योरम हम लोग देख लिए। अब स्टेटमेंट भी वही है, देखिए ना यहाँ, ईच फोर्सेस विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, अदर टू फोर्सेस, अदर टू फोर्सेस। देखिए ए कोई F1 माने हैं, तो F1 बार जो एंगल आया है साइन अल्फा आया है, वो अल्फा एंगल किसके बीच में है, इसको छोड़ करके जो बाद बाकी जो दो फोर्स बचा है उसी के बीच में है ना। तो वही स्टेटमेंट ये है। ये हो गया आपका लीओमिस थ्योरम, हम लोग यहाँ से पढ़ लिए। तो हम लोग क्या करें, एक लेमिस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि चीज़ें और बेहतर हो, आसान हो, इजी हो, है ना। तो क्वेश्चन को एग्जाम्पल ही लिख देते हैं। लेमिस थ्योरम पे बेस्ड ये है आपका क्वेश्चन। स्ट्रिंग if 50 gram horse is applied horizontally by how much distance equilibrium position, equilibrium position। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, A bob having 50 gram hangs vertically at the end of a string 50 centimeter long. If 50 gram force is applied horizontally, by how much distance the bob is pulled aside from its initial position when it reaches
इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, है ना, कि कहना चाह रहा क्वेश्चन में कि मान लिया जाए यहां से किसी स्ट्रिंग को बांध करके एक बॉब को यहाँ, है ना, टाइट किया गया है। ये मान लीजिए किसी फिक्स पॉइंट है, वहां से स्ट्रिंग की हेल्प से इस बॉब को यहाँ फिक्स किया, मतलब टाइट किया गया है, बांधा गया है। इसका अपना वेट कितना है, कितना है आपका, ये इसका मास दिया है, इसका मास दिया 50 ग्राम। तो 50 ग्राम दिया है तो वेट कितना होगा इसका, 50 ग्राम, ठीक है। अब क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगाया। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की वजह से ये मूव कहां पर कर गया, यहां कर गया, यहां कर गया, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो यहां लगाए, ये हो गया आपका इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और एक फोर्स इधर नीचे लगेगा इसका, जो कि वेट के बराबर होगा। और एक फोर्स इधर लगेगा जो कि इसका टेंशन के बराबर, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं। हमको ये वाला लंबाई मांगा है ना, कि हाउ मच इट इज पुल्ड फ्रॉम द इट्स वर्टिकल पोजीशन, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से तक कितना उसको पुल किया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहा है, तीनों क्या है, कोप्लानर है। अगर 3 फोर्सेस लग रहा है, तीनों कोप्लानर है, तो क्या करें, क्या करें, इसमें लगा सकते हैं लेमिस थ्योरम, लगा सकते हैं कि नहीं। ये वाला हो गया इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला हो गया इसके प्रोपोर्शनल, और वहां वाला हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का एंगल मान लेते हैं थीटा, यहाँ वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग भी बनाने का, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। देखिए क्या करना है कि आपको पता है जितना ज्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही ये लंबा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट ये कम रहेगा, ज्यादा लगाएंगे तो और ज्यादा रहेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ज्यादा ऊपर चल जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल का जो प्रत्येक साइड है वो प्रोपोर्शनल है उसके साइड के एलोंग लगने वाले फोर्स के बराबर, है ना, वो साइड के लगने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ट्रायंगल इसको मान लेते हैं P, इसको मान लिए Q, इसको मान लिए R, तो देखिएगा ये वाला जो फोर्स है, मतलब वेट है, किसके डायरेक्शन में लग रहा है, PQ के डायरेक्शन में लग रहा है। आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके डायरेक्शन में लग रहा है, QR के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और जो टेंशन है वो किसके डायरेक्शन में लग रहा है, RP के डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी का रेशियो करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका वेट जो लग रहा है वो किसके डायरेक्शन में लग रहा है, PQ के डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल टू आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है QR के डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब फोर्स जो आपका हॉरिजॉन्टल लग रहा है वो आपका QR के डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बाद आपका टेंशन जो लग रहा है स्ट्रिंग पे वो लग रहा है RP के एलोंग, RP के एलोंग लग रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं। वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या होगा,
मास इंटू एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना है मेरा, मास है 50 ग्राम और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी हम मानते 9.81। अच्छा 50 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, 50 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 10⁻³ होगा। ये हो गया वेट। वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इन m इंटू जी। क्या होता है यहाँ, m इंटू जी। तो मास आपका हो गया, जी हो गया तो डाल दिए, और मास आपका ग्राम में तो कन्वर्ट कर दिए केजी में, 10⁻³ रहे। पी क्यू का वैल्यू पी क्यू रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स कितना बोला था 50 ग्राम ही बोला था, है ना, 50 ग्राम। कभी भी आपका अगर फोर्स ग्राम में या केजी में दिया रहे तो उसको फिर जी से मल्टीप्लाई करना होता है, तब वो न्यूटन में आता है। तो आपका 50 ग्राम में दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से, और यहाँ आपका हो गया क्यू आर। टी का वैल्यू ना आरपी का वैल्यू, उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहां से क्या करेंगे, टेन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है मेरा, P बाय बी। P मेरा क्या है, देखिए थीटा जब निकालिएगा, जब थीटा आप निकालिएगा तभी आप इसका लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा जब निकालिएगा तभी इसका लेंथ को निकाल सकते हैं। तो थीटा क्या, टेन थीटा इक्वल टू P बाय बी, मतलब क्या होगा क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर बाय पी क्यू। तो देखिए तो क्यू आर बाय पी क्यू करेंगे तो ये वाला अगर चल जाएगा नीचे में, तो क्यू आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो गया 50 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 बाय ई भी यहाँ आ जाएगा, तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81। टोटल का टोटल कट जा रहा है, कितना आ रहा है आपका 1। अब बताइए क्यू आर बाय पी क्यू, देखिए तो क्यू आर बाय पी क्या है, ये रेशियो टेन थीटा के बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45। तो यहाँ आपका थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया आपका थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होने का मतलब क्या है कि यहाँ के यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। हाँ बहुत थक गए। आपका वैल्यू आ गया यहाँ थीटा का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना दिया था, वो 50 सेंटीमीटर दिया था ना, 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है क्या, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना था 50 सेंटीमीटर था ना, तो उसको कोई दिया फोर्स लगा करके यहाँ लाएंगे तो आखिर में वो लेंथ जो रहेगा स्ट्रिंग का वो तो घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा ना, या बढ़ेगा कि नहीं, उतना ही रहेगा 50 सेंटीमीटर। अब अगर हम ट्रेंगल पी क्यू आर का बात करते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूस दिया है, आपको निकालना है क्या परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी बाय एच, मतलब क्यू आर बाय एच में कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्यू आर का ही वैल्यू तो निकालना क्वेश्चन में बोला था, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ 50 इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना था 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25√2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो आज हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े, जिसमें से ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसका एनालिसिस भी किए, और उसके बाद लेमिस थ्योरम भी उसी से था तो उसको भी हम लोग पढ़ लिए, है ना। तो आज का सेशन को यहीं एंड करते हैं।
उसके साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं, है ना, एग्जाम्पल भी लिए हैं और उसको समझने का कोशिश किए हैं। आप लोग जो भी इस सब से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा, जब वेक्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा लेंगे तो फिर एक सेशन लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे पूछा गया उस पर, और हम लोग बहुत सारा वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे, है ना, और बढ़िया से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बाय।